हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो देखो, इसके जो पीछे वाली क्लास हुई थी हमने उसमें बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स से रिलेटेड जो भी अपन ने कंसेप्ट था वो पढ़ लिया था कि बोस-आइंस्टाइन सांख्यिकी क्या होती है। उसको डेरिवेशन भी किया था, विद डेरिवेशन के साथ अपन ने निकाला था कि कैसे उसका प्रोसीजर होता है। सेम टू सेम आपके पास नेक्स्ट स्टैटिक्स आ रही है जिसका नाम है फर्मी डिराक स्टैटिक्स। क्या है फर्मी डिराक स्टैटिक्स? तो सबसे पहले तो आपको यदि बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स अच्छे से समझ में आई है तो फर्मी डिराक स्टैटिक्स समझने का काम ही नहीं है, वो बिना समझे समझ में आई हुई है। तो देखो एक बार तो भी मैं आपको कंप्लीट रूप से इसको एक्सप्लेन करूंगा कि फर्मी डिराक स्टैटिक्स क्या होती है। सबसे पहले तो आपको मैंने डिफरेंस बताया था कि फर्मी डिराक स्टैटिक्स और बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स में क्या डिफरेंस है, यानी फर्मियन और बोसन में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी कि फर्मी डिराक स्टैटिक्स होती क्या है। तो सबसे पहले तो फर्मी डिराक स्टैटिक्स किसके लिए होती है? फर्मियन कण के लिए होती है। आप अच्छे से जानते हो कि फर्मियन कण के लिए जो काम में ली जाती है वो कौन सी है? फर्मी डिराक स्टैटिक्स। उसके बाद यदि मैं बात करता हूँ इसका जो तरंग फलन होता है वो कैसा होता है, तो वो भी मैंने आपको डिफरेंस में लिखवा चुका हूँ कि इसका जो तरंग फलन होता है वो कैसा होता है? प्रतिसम्मित होता है। कैसा होता है? प्रतिसम्मित होता है। ये स्टैटिक्स दी किसने थी? ये स्टैटिक्स दी थी किसने? फर्मी नामक वैज्ञानिक ने, फर्मी और डिराक नामक वैज्ञानिक ने, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? फर्मी डिराक स्टैटिक्स पड़ा। और इसमें देखें तो क्या होगा, और इसमें एक कक्षक में जो उपस्थित पार्टिकल की संख्या होती है या उपस्थित कक्षक की संख्या होती है, कण की संख्या होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है? मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 हो सकती है। इसका मतलब ये पाउली के अपवर्जन नियम का पालन करता है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या पता लगा? फर्स्ट बात, किसने दी थी स्टैटिक्स? फर्मी और डिराक नामक वैज्ञानिक ने दी थी। सेकंड, किसके लिए मान्य है? फर्मियन के लिए मान्य है। थर्ड स्टेप, इसका तरंग फलन कैसा होता है? प्रतिसम्मित होता है। फर्मियन कण के लिए मान्य है, तरंग फलन प्रतिसम्मित होता है। उसके बाद क्या करा था कि इसमें जो कंसेप्ट लिया जाता है कौन सा, यानी एक कक्षक में जो उपस्थित कण की संख्या होती है कितनी होती है? वो 2 या 2 से अधिक नहीं होती। मैं यदि बोजॉन की बात की थी, बोस-आइंस्टाइन सांख्यिकी में देखा था तो 2 या 2 से अधिक हो सकती है, बट यहाँ पे क्या होगा, इसकी मिनिमम संख्या कितनी होगी? 2 ही होगी। और मैक्सिमम भी, यानी मिनिमम तो कम हो सकती है, मैक्सिमम कितनी होगी आपके पास? 2। यानी एक कक्षक है तो इसमें केवल 2 ही पार्टिकल भरे जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं भरे जा सकते। ये सब अपन को कौन एक्सप्लेन करता है? फर्मी डिराक स्टैटिक्स एक्सप्लेन करती है। अब अपन जानते हैं कि ये फर्मी डिराक स्टैटिक्स से रिलेटेड जो भी डेरिवेशन है उसकी बात करते हैं। तो फर्मी डिराक स्टैटिक्स से थ्योरी आप लिख सकते हो, जो नहीं लिखोगे तो मैं वैसे भी लिखाऊंगा आपको कंप्लीट प्रोसेस के साथ। तो पहले अपन इसका डेरिवेशन समझ लेते हैं। यदि मैं क्या मानूं, कोई सिस्टम मानूं, कोई कला समष्टि मानूं, कोई फेज स्पेस मानूं। आप जानते हो कि फेज स्पेस में का जो वॉल्यूम होता है, कंप्लीट फेज स्पेस का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है आपका? कैपिटल H होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो G= क्या? कैपिटल H। क्या लिख रखा है कि कंप्लीट जो फेज स्पेस का वॉल्यूम होता है वो कितना होता है आपका? कैपिटल H। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि ये H क्या है आपका? फेज स्पेस या कला समष्टि का क्या है? आयतन है। ये H³ का है। H³ क्या है? जो यदि एक कक्षक की बात करते हैं उसका आयतन होता है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या निकाल रहा हूँ कि कला समष्टि में उपस्थित एक कक्षक का आयतन। तो कला समष्टि में यदि एक कक्षक के आयतन की बात करते हैं तो ये तो क्या हो गया, जैसे कला समष्टि में जानते हो 6 कोऑर्डिनेट होते हैं। कौन कौन से? x, y, z, px, py और pz। तो इसी में ये नीचे वाला है वो क्या है? किसी एक का आयतन होगा, या तो पोजीशन का होगा या किसका होगा? पोजीशन का होगा या मोमेंटम का होगा। इसलिए नीचे क्या आ रहा है? H³ आ रहा है, ऊपर क्या आ रहा है? कैपिटल H आ रहा है। अब यहाँ पे बात कर रहा हूँ एक कक्षक का आयतन की बात कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? एक कक्षक के आयतन में यानी कैपिटल H में H³ का डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? एक कक्षक आ जाएगा। और जो G है वो क्या है? एक तरह से आप कह सकते हो कि जो GI है वो क्या है? यहाँ पे कक्षक की संख्या है। अब जानते हो आप उष्मागतिक प्रायिकता, नेक्स्ट टर्म मैं काम में ले रहा हूँ उष्मागतिक प्रायिकता। क्या टर्म काम में ले रहा हूँ? उष्मागतिक प्रायिकता। उष्मागतिक प्रायिकता क्या होती है कि पार्टिकल जितनी स्टेट में बढ़ना पॉसिबल है उसकी क्या होती है? एक तरह से संख्या होती है कि इतने पार्टिकल है और इतनी स्टेट में भरे जा सकते हैं। ये उसकी क्या कहलाती है? उष्मागतिक प्रायिकता कहलाती है। इससे रिलेटेड अपन कुछ आगे न्यूमेरिकल भी करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या होगा? उष्मागतिक प्रायिकता IV अवस्था में बात करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, देखो अब इसमें आपको क्या याद रखना है? इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट है वो ये याद रखना है। क्या याद रखना है? इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट है वो ये याद रखना है कि WI = GI फैक्टोरल, GI - NI फैक्टोरल और NI फैक्टोरल। यानी इसमें क्या है? GI तो क्या है? IV कक्षा में उपस्थित कक्षक की संख्या है। GI क्या है यहाँ पे? GI क्या है यहाँ पे? कक्षक की संख्या। कौन सी स्टेट में? IV स्टेट में। ये क्या है? कक्षक की संख्या। NI क्या है? IV कक्षा में पार्टिकल की संख्या या कण की संख्या। ये क्या है आपकी? कण की संख्या। और जो यहाँ पे और कुछ है क्या? और जो WI है वो क्या है आपकी? उष्मागतिक प्रायिकता। उष्मागतिक प्रायिकता यानी कितनी
प्रायिकता इसकी पॉसिबल है पार्टिकल में बढ़ने की, ठीक है। तो ये जो जो टर्म होती है वो आप नोट्स में लिखते जाना कि कौन सी टर्म क्या शो कर रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, यदि आपको ध्यान होगा तो बॉस आइंस्टाइन में ये वाला फॉर्मूला अलग था। ये क्या था, जी आई माइनस एन आई माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन में जी आई माइनस एन आई और उसका फैक्टोरियल एन का फैक्टोरियल, ऐसे था। यहाँ पे क्या आ रहा है, ऊपर केवल जी आई आ रहा है, तो जी आई फैक्टोरियल जी आई माइनस का एन आई फैक्टोरियल और एन आई फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला था। अब मैं क्या करता हूँ, यदि संपूर्ण निकाय की उष्मागतिका प्रायिकता की बात करता हूँ, ये तो क्या था, केवल एक स्टेट में उष्मागतिक प्रायिकता थी, थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी थी, तो वो क्या थी आपकी, केवल WI थी। अब मैं बात कर रहा हूँ कंप्लीट सिस्टम के लिए, तो कंप्लीट सिस्टम के लिए क्या मैं क्या लगाऊंगा, या तो सिग्मा लगाऊंगा या पाई लगाऊंगा। तो पाई का मीनिंग क्या होता है आपका, एक तरह से सिग्मा ही होता है। तो मैंने क्या किया, संपूर्ण निकाय के लिए उष्मागतिक जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी, W इज इक्वल टू पाई WI। W क्या है, पूरे सिस्टम के लिए जो उष्मागतिक प्रायिकता होगी वो वाली, WI क्या है, IV अवस्था में उष्मागतिक प्रायिकता हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू पाई, पाई ऐसे का ऐसे रह गया, GI। अब GI क्या है, यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला था WI की मैंने क्या कर दी, यहाँ पे वैल्यू रख दी, तो आपकी ये टर्म आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, इसका लॉग लूंगा। आगे उसमें बोस आइंस्टाइन में सेम यही प्रोसेस चलाया था, बस डिफरेंस क्या था, केवल इस फॉर्मूले का था। ये वाला जो फॉर्मूला था वो थोड़ा सा चेंज था, तो उसके बेस पे कैलकुलेशन की थी। यहाँ पे ये फॉर्मूला है तो इसके बेस पे कैलकुलेशन करनी है, बस और कुछ नहीं करना। तो इस देखो क्या लिया, दोनों साइड लॉग लिया, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग W। इसका लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये पाई था तो पाई की जगह में क्या लगा लेता हूँ, सिग्मा, ठीक है। तो लॉग GI और ये वाली टर्म आ गई। अब देखो जब इसमें मैं लॉग ले लेके इसको एक्सप्लेन करता हूँ, तो ये तो क्या हो गया आपका लॉग W, यहाँ कुछ नहीं है तो आप E लिख सकते हो। यदि लॉग के बेस में कुछ नहीं होता इसका मतलब E। तो लॉग W इज इक्वल टू, देखो सिग्मा तो ऐसे का ऐसे आ गया, लॉग GI आ गया, तो लॉग GI। अब ये नीचे वाली टर्म लॉग M अपॉन N होता है, तो क्या होता है लॉग M माइनस लॉग N, तो ये पूरी टर्म माइनस में जाएगी, तो ये पूरी टर्म माइनस में लिख दी। बट ये दोनों टर्म वापस क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो एक तो फॉर्मूला काम में आया लॉग M बाई N और एक आ रहा है लॉग MN, तो ये दोनों प्लस में होंगे, तो प्लस इस माइनस की वजह से वो अंदर वाला भी क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। तो ये पहले लिख दिया लॉग GI, तो ये लॉग GI लिख दिया। माइनस का क्या आएगा, माइनस का ये टर्म आएगी, माइनस का लॉग GI NI, और एक बार ऐसे लिख दो, एक बार तो लॉग GI लिख दिया, माइनस में एक टर्म ऐसे लिख दो, ये कंप्लीट दोनों साथ में। फिर क्या करोगे, इन दोनों को वापस अलग अलग करोगे, तो क्या होगा, माइनस का लॉग GI NI और प्लस आता पर बार माइनस, उसकी वजह से अंदर भी क्या हो जाएगा माइनस। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे तीनों टर्म को डायरेक्ट एक्सप्लेन कर दिया। लॉग GI आ गया, इसमें मैं M इंटू N का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो ये वाली टर्म आ जाएगी। अब स्टर्लिंग सूत्र पहले ही बता चुका हूँ मैं, बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स में कई बार ये फॉर्मूला आपका यूज आएगा। तो ये क्या है, लॉग E n फैक्टोरियल इक्वल टू n लॉग n माइनस का n। जब इसको आप यहाँ पे इस तरीके से एक्सप्लेन करोगे, यानी ये जो इक्वेशन आई है इसको मैं नंबर दे देता हूँ कितना, 2। इसको मैं यदि क्या करता हूँ, इसमें रख के एक्सप्लेन करता हूँ, तो ये स्टर्लिंग फार्मूला लगाता हूँ। देखो अब की बार यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगाता हूँ, n की जगह क्या है, यहाँ पे GI है, तो ये वाला फार्मूला क्या लगेगा, GI लॉग GI माइनस का GI। तो देखो ये वाला फार्मूला लगाया, GI लॉग GI माइनस का GI, यानी ये वाली फर्स्ट वाली टर्म ओपन की है। फिर यहाँ पे ये वाली टर्म है लॉग GI माइनस का NI, तो इसको भी मैं स्टर्लिंग फार्मूले से ओपन करूंगा, तो ये क्या होगा, अब n की जगह क्या है, GI माइनस का NI, तो n की जगह क्या आ गया आपका, GI माइनस का NI। लॉग ऐसे का ऐसे n है, तो देखो लॉग ऐसे का ऐसे GI माइनस का NI, बीच का माइनस आ गया, बीच का माइनस आ गया, और ये n था उसकी जगह क्या आ गया, GI माइनस का NI। फिर क्या करूंगा, माइनस ये क्या है, लॉग NI है, तो इसको भी मैं स्टर्लिंग फार्मूले से ओपन करूंगा, तो NI लॉग NI माइनस का NI, तो यही मैंने किया है। देखो यहाँ पे NI लॉग NI माइनस का NI, तो ये वाली टर्म आ गई आपकी। तीनों टर्म को क्या किया, स्टर्लिंग फार्मूले से क्या कर दिया, ओपन कर दिया। फिर देखो यहाँ पे ये सिग्मा तो ऐसे का ऐसे, GI लॉग GI ऐसे का ऐसे, ये माइनस का GI ऐसे का ऐसे। अब यहाँ पे क्या किया, ये जो पूरा ब्रैकेट था, यानी ये जो पूरी टर्म थी, इसको मैंने स्टर्लिंग फार्मूले से ओपन किया था, तो इसको मैंने ब्रैकेट में बंद किया था। इसको ओपन किया था, तो इसको भी मैंने ब्रैकेट में बंद किया था। अब ये ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो देखो ये क्या आएगा, ये क्या होगा, माइनस का GI माइनस का NI लॉग GI NI ऐसे का ऐसे रहेगा। ये जो माइनस इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, जब ये माइनस माइनस क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो GI माइनस का NI बचेगा। तो इसमें कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा, केवल ये इससे होगा, तो ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ये माइनस NI, तो क्या बचेगा, माइनस NI लॉग NI बचा अपना, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस NI। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली टर्म आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो जो जो टर्म कट रही है वो तो उड़ा दो, यहाँ से NI से NI कट रहा है, GI से GI कट रहा है, ये प्लस माइनस की वजह से चारों टर्म कट गई। क्या बचा आपके पास, GI लॉग GI बचा, तो लॉग GI लिख दिया। माइनस का क्या बचा आपके पास, ये वाली टर्म बची, तो कंप्लीट ये वाली टर्म लिख दी, और ये वाली टर्म लिख दी। अब मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने कहा था कि GI के क्या करता हूँ मैं, NI के सापेक्ष
जी आई को नियत मानकर क्या करता हूँ, इसका अवकलन करता हूँ। किस लिए, वहाँ पर जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होगी उसका अधिकतम मान निकालने के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, जी आई का अवकलन करता हूँ। किसके रेस्पेक्ट में, एन आई के रेस्पेक्ट में। और अपन जानते हैं कि जी आई का एन आई के रेस्पेक्ट में अवकलन करोगे, जी आई क्या है यहाँ पे, कक्षकों की संख्या, इसका मतलब वहाँ पे इसका अवकलन कितना हो जाएगा, यानी डेल जी आई आप जानते हो कितना होगा, 0, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो देखो ये क्या हो जाएगा, अब ये जी आई, अब देखो इस सबसे पहले मैं अवकलन करने जा रहा हूँ इसका, तो जी आई ऐसे का ऐसे लॉग का 1/GI हो गया, और इस टर्म का क्या होगा, डेल जी आई, ठीक है। यू वी से अवकलन होगा, ये यू है तो ये क्या होगा आपका वी होगा। तो क्या बचा, जी आई 1/GI और डेल जी आई। अब देखो यहाँ पे लॉग जी आई तो ऐसे का ऐसे रख दिया, इसका अवकलन किया तो क्या आया, डेल जी आई। फिर ये माइनस ऐसे का ऐसे, जी आई माइनस एन आई ऐसे का ऐसे, लॉग का अवकलन 1 में हो गया, और इस टर्म का अवकलन होगा तो ये होगा, और वापस अब लॉग जी आई एन आई तो ऐसे का ऐसे, किसका अवकलन होगा, जी आई माइनस एन आई का अवकलन होगा, तो ये वाला अवकलन कर दिया तो ये ऐसे का ऐसे और इसका अवकलन हो गया। ऐसे ही सेम ये टर्म है एन आई, तो ये एन आई का लॉग का 1 हो गया, और एन आई का क्या हो गया, डेल एन आई हो गया। फिर क्या करूंगा, इसमें भी यू वी से होगा तो लॉग एन आई ऐसे का ऐसे रख दिया, जो प्लस था बार माइनस की वजह से अंदर भी क्या आ गया आपका, माइनस आ गया, और ये क्या हो जाएगा, एन आई का डेल एन आई। अब देखो यहाँ पे आप जानते हो कि जो डेल जी आई होता है वो क्या होता है, इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है, ये आप जानते हो, ठीक है। तो देखो ये वाली टर्म 0, ये वाली टर्म 0, तो ये 2 0 आ गए आपके पास। ये टर्म ऐसे की ऐसे रहेगी, ये से ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, डेल जी आई माइनस एन आई बचेगा, माइनस का लॉग जी आई एन आई, तो ये क्या कंप्लीट टर्म बचेगी, ये तो इसमें कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा, और एन आई से एन आई कट के क्या बचेगी, ये वाली कंप्लीट टर्म बचेगी। अब देखो यहाँ पे ये 2 टर्म गई, इसका डेल जी आई करोगे तो 0 होगा, इसका जब मल्टीप्लाई होगा तो डेल एन आई माइनस माइनस प्लस, तो क्या बचा, डेल एन आई। फिर क्या बचेगा, लॉग जी आई एन आई डेल एन आई, तो लॉग जी आई एन आई डेल जी आई का मल्टीप्लाई करूंगा, यानी डेल जी आई क्या होगा, 0 होगा। यदि इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होता तो भी ये कंप्लीट टर्म क्या होती है आपकी, 0 होती। तो लॉग जी आई माइनस एन आई क्या होगा, एन आई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ये वाली टर्म आएगी। फिर क्या आएगा, डेल एन आई ऐसे का ऐसे लिख दिया, डेल एन आई, और जो उधर वाली टर्म थी उसको मैंने ऐसे की ऐसे लिख दी। देखो डेल एन आई से डेल एन आई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, लॉग जी आई माइनस का एन आई, क्या बचेगा आपका, लॉग जी आई माइनस का एन आई, और माइनस का क्या बचेगा, लॉग एन आई और डेल एन आई। इसको मैं एन आई से बाहर ले ले, देखो डेल एन आई दोनों जगह आ रहा है, यहाँ भी आ रहा था आपका डेल एन आई, लिखना भूल गया, डेल एन आई यहाँ भी आ रहा था, तो इसको मैंने क्या ले लिया, बाहर ले लिया, तो क्या बचा, लॉग जी आई माइनस एन आई और लॉग एन आई। अब देखो जब ये वाला बाहर आ गया, इसका मतलब उष्मागतिक प्रायिकता का मैक्सिमम केस, यानी ये कितना आपका 0, लॉग ई डब्ल्यू कितना था, 0, बोस-आइंस्टीन में भी किया था, आपको ध्यान होगा। तो 0 इज इक्वल टू किया तो क्या आया, डेल एन आई लॉग जी आई माइनस एन आई, और ये कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो ये आपकी क्या आ गई, क्वेश्चन नंबर 3। ये तो क्या है, थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी की जो मैक्सिमम केस आया है 0 के इक्वल, वो आया है ये वाला। अब अपन क्या करें, नेक्स्ट टर्म में क्या मानना है कि माना संपूर्ण निकाय की ऊर्जा कितनी है आपके पास, U है, कंप्लीट सिस्टम की जो एनर्जी मानी वो कितनी मानी, U मानी। इसका भी क्या करूंगा, कला बिंदु की संख्या n है, तो इसका अवकलन भी कितना होगा, 0 होगा। क्यों कर रहे हैं इसको 0, अपन को एक पता है मेथड, लाग्रांजी मेथड बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स में अपन ने यूज लिया है, उस मेथड को यहाँ भी यूज लेंगे, वहाँ जो स्टेप फॉलो किए उस स्टेप को यहाँ भी फॉलो करेंगे। तो देखो U इज इक्वल टू क्या हो गया, ई आई और एन आई। अब ये ई आई क्या है, ई आई है आपके पास वही आईवी अवस्था में उपस्थित एनर्जी, एन आई क्या है, आईवी अवस्था में उपस्थित कणों की संख्या। तो यू कितना हो जाएगा, इसका अवकलन 0 हो जाएगा, तो डेल ई आई जो डेल एन आई। क्या लिखा है कि कला बिंदुओं की संख्या n है, तो इसका अवकलन क्या होगा, 0 होगा। तो अवकलन किसका हो रहा है यहाँ पे, डेल एन आई का। तो ये क्या हो गया, इसका अवकलन हो गया डेल एन आई इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, संपूर्ण निकाय में उपस्थित कला बिंदुओं की संख्या n है, कितनी है आपके पास, कैपिटल N है। और तो कैपिटल N है तो देखो टोटल क्या होगा, सिग्मा एन आई होगा। आईवी अवस्था में उपस्थित टोटल पार्टिकल की संख्या अगर सब पूरे सिस्टम की कितनी है, कैपिटल N, तो कक्षक में जो मानेंगे आईवी अवस्था में मानी वो क्या हो जाएगी, सिग्मा एन आई। तो इसका जब अवकलन करोगा तो क्या आ जाएगा, 0 सिग्मा डेल एन आई। ठीक है, तो ये डेरिवेशन आपको लगभग ऑलमोस्ट समझ में आ गया होगा। अब अपन इसकी थ्योरी लिखते हैं और स्टेप टू स्टेप में आपको नोट डाउन करवाता हूँ। तो टॉपिक डाल लीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। लगाइए फर्मी डिराक सांख्यिकी, लगाइए फर्मी डिराक सांख्यिकी। टॉपिक यदि आपको नहीं दिख रहा तो देख लो, टॉपिक लिखा हुआ है फर्मी डिराक सांख्यिकी। स्क्रीन से शायद थोड़ा टॉपिक कट हो रहा है ऊपर, कोई बात नहीं, इंग्लिश में आपको दिख रहा है। टॉपिक लगा देना फर्मी डिराक सांख्यिकी, और इसमें लिखिए सबसे पहले इसके सांख्यिकी के बारे में लिखिए कि वे कण जिनकी चक्रण क्वांटम संख्या, वे कण जिनकी चक्रण क्वांटम संख्या
विषम अर्ध पूर्णांकों वे कण जिनकी चक्रण क्वांटम संख्या विषम अर्ध पूर्णांकों फर्मी कण कहलाते हैं। वे कण जिनकी चक्रण क्वांटम संख्या विषम अर्ध पूर्णांकों फर्मी कण कहलाते हैं। ब्रैकेट में s बराबर लिख लेना 1/2, 3/2 और 5/2। तो ये भी आपका एक प्रॉपर्टी थी फर्मियन में, मैंने बताया था कि इसकी चक्रण क्वांटम संख्या होती है वो कैसी होती है, अर्ध विषम पूर्णांक होती है। फिर लिखो फर्मी डिराक सांख्यिकी फर्मी और डिराक वैज्ञानिक ने दी थी। फर्मी डिराक सांख्यिकी फर्मी और डिराक वैज्ञानिक ने दी थी। फर्मी डिराक सांख्यिकी फर्मी और डिराक नामक वैज्ञानिक ने दी थी। वह सांख्यिकी जो केवल फर्मी कणों के लिए मान्य हो, वह सांख्यिकी जो केवल फर्मी कणों के लिए मान्य हो। फर्मी डिराक सांख्यिकी का फलन, सॉरी एक लाइन लिखना पहले, वह सांख्यिकी जो फर्मी कण के लिए मान्य हो, वह सांख्यिकी जो फर्मी कण के लिए मान्य हो तथा इसका तरंग फलन प्रतिसम्मित हो, तथा इसका तरंग फलन प्रतिसम्मित हो, तथा इसका तरंग फलन प्रतिसम्मित हो। और इस सांख्यिकी के अनुसार, और इस सांख्यिकी के अनुसार एक कक्षक में 2 ही कण उपस्थित हो सकते हैं। और इस सांख्यिकी के अनुसार एक कक्षक में 2 ही कण उपस्थित हो सकते हैं। और इस सांख्यिकी के अनुसार एक कक्षक में 2 ही कण उपस्थित हो सकते हैं। फिर लिखो इसका गणितीय विश्लेषण, फिर लिखो इसका गणितीय विश्लेषण। उसमें लिखो इस सांख्यिकी का गणितीय विश्लेषण, इस सांख्यिकी का गणितीय विश्लेषण स्थूल निकाय के लिए किया जाता है। इस सांख्यिकी का गणितीय विश्लेषण स्थूल निकाय के लिए किया जाता है। और स्थूल निकाय की तुलना कला समष्टि में की जाती है। और स्थूल निकाय की तुलना कला समष्टि में की जाती है। और स्थूल निकाय की तुलना कला समष्टि में की जाती है। माना स्थूल निकाय के लिए एक कला समष्टि है, माना स्थूल निकाय के लिए एक कला समष्टि है जिसका आयतन कैपिटल H है, जिसका आयतन कैपिटल H है। और इस कला समष्टि में उपस्थित, और इस कला समष्टि में उपस्थित एक कक्षक की संख्या, एक कक्षक का आयतन, और इस कला समष्टि में उपस्थित एक कक्षक का आयतन, और इस कला समष्टि में उपस्थित एक कक्षक का आयतन h³ है। क्या है? h³ है। h³ है। तो देखो ये वाली टर्म लिख लो आप। कहाँ से कहाँ तक लिखोगे? यहाँ से जो ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट है, क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब देखो इसमें अपन थ्योरी कम यूज ले रहे हैं क्योंकि हर लाइन में जो कंप्लीट थ्योरी थी वो मैं आपको कहाँ लिखवा चुका हूँ, उष्मागतिक वो बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स में हर लाइन टू लाइन पर आपको थ्योरी थी वो लिखवा चुका हूँ। तो यहाँ पर बात करें तो क्या होगा आपके पास, ये यहाँ से स्टार्ट कीजिए और ये वाला जो कंप्लीट फर्स्ट वाला पोर्शन है आप यहाँ तक इसको लिख दीजिए, समीकरण नंबर 2 तक लिखिए। यहाँ तक कहाँ तक लिखना है आपको? यहाँ तक लिखिए एक बार। ये वाला कंप्लीट लिखना है। याद क्या रखना है? केवल ये फॉर्मूला रखना है। बोस-आइंस्टीन में भी क्या रखना है? केवल ये फॉर्मूला रखना है। लिखिए इसको जल्दी, मैं आपको जल्दी से 2 मिनट का टाइम देता हूँ। फर्स्ट वाले पोर्शन को लिखिए समीकरण नंबर 2 तक, यानी ये वाला आप कंप्लीट लिख दीजिए, इधर वाला। लिखने में आप कंप्लीट भी लिख सकते हो क्योंकि यहाँ भी अब कुछ लिखवाना तो है नहीं, सीधा सा लॉग लिया हुआ है तो केवल वो NI के सापेक्ष उष्मागतिक प्रायिकता को शून्य मान के वो कंप्लीट ही लिख लो इसको आप। कंप्लीट
कंप्लीट इक्वेशन नंबर 5 तक लिख लो, क्योंकि इसमें जो थ्योरी थी वो मैंने बीच में ही लाइन लिख दी है। तो आप इसको कंप्लीट समीकरण नंबर 5 तक लिख दो, ठीक है। 2 से 3 मिनट का टाइम देता हूँ आपको, यहाँ तक लिख लो 5 मिनट तक कंप्लीट। लिख दिया होगा, चले आगे। लिख दिया तो चले आगे। आगे चलते हैं। तो लास्ट में लाइन लिख लेना यदि कंप्लीट लिख दिया तो 3, 4, 5 के आगे लिखिए। इसमें समीकरण 3, 4, 5 एक प्रथम कोटि की अवकल समीकरण है। समीकरण 3, 4, 5 एक प्रथम कोटि की अवकल समीकरण है, अतः इसका हल लाग्रांजी विधि से ज्ञात करते हैं। अतः इसका हल लाग्रांजी विधि से ज्ञात करते हैं। समीकरण 3, 4, 5 एक प्रथम कोटि का अवकल समीकरण है, अतः इसका हल लाग्रांजी विधि से ज्ञात करते हैं। अब देखो इसका हल कैसे ज्ञात होगा, जो ऊपर ने पहले किया था सेम वही प्रोसेस अपनाते हुए इसका सॉल्यूशन निकालना है।
तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला था, यदि याद हो कि सबको तो बताओ कैसे निकाला था इसका सॉल्यूशन। लाग्रांजी विधि क्या कहती है, बताओ लाग्रांजी विधि क्या कहती है। समीकरण नंबर 3 प्लस माइनस बीटा इंटू समीकरण नंबर 4, यानी जो एनर्जी वाली टर्म है ये यू वाली, वो क्या आएगी, माइनस बीटा से मल्टीप्लाई होगी, प्लस का माइनस एल्फा और समीकरण नंबर 6। ये करते हैं प्रोसेस। 3 क्या है आपका, सिग्मा डेल एन आई लॉग जी आई माइनस का एन आई अपॉन में क्या है आपका एन आई, ठीक है। ये माइनस आ जाएगा, बीटा समीकरण 4 क्या है आपका, 4 आ जाएगा सिग्मा ई आई और डेल एन आई, ठीक है, माइनस एल्फा समीकरण 6 क्या है आपका, सिग्मा और डेल एन आई, ठीक है। ये वाला आएगा इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 0। तो देखो यहाँ पे क्या क्या कॉमन आ रहा है, सिग्मा कॉमन आ रहा है, डेल एन आई कॉमन आ रहा है, तो ये क्या रहेगा आपके पास लॉग जी आई माइनस का एन आई अपॉन में एन आई माइनस का बीटा सिग्मा बार आ गया तो क्या बचेगा ई आई माइनस का एल्फा इज इक्वल टू क्या होगा 0। जब एन डेल एन आई तो देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, 0 नहीं हो सकता, तो 0 क्या होगा आपका, 0 होगा आपका ये वाला लॉग जी आई माइनस का एन आई अपॉन में एन आई माइनस का बीटा ई आई माइनस का एल्फा इज इक्वल टू 0। इस सिग्मा को तो हटा दो, अब यहाँ पे तो सिग्मा की जरूरत है नहीं क्योंकि पूरा बाहर लेके हटा दिया था, 0 को इक्वल रखा। तो फिर अब आपका सॉल्यूशन क्या आएगा, ये सब हटा देता हूँ मैं। तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, जब इसको मैं 0 के इक्वल किया तो ये क्या हो जाएगा लॉग बीटा आई माइनस का एन आई अपॉन में एन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एल्फा बीटा प्लस ई आई, यही होगा। लॉग उधर जाएगा तो क्या बचेगा, सॉरी ये बीटा नहीं था जी था, क्या था जी, देखो जी था तो ये क्या था जी आई माइनस का एन आई अपॉन में क्या आएगा एन आई इज इक्वल टू ई की पावर एल्फा प्लस बीटा ई आई, यही आया था। और इसको मैंने सॉल्व किया तो क्या आया था जी आई अपॉन में एन आई माइनस का 1 इज इक्वल टू, इसको मैंने लिखा था ई की पावर एल्फा और ई की पावर बीटा ई आई, इस टाइप से लिखा था। तो ये क्या आ जाएगा, देखो ई की पावर एल्फा को क्या माना था, कोई भी कांस्टेंट माना था, ए माना था, तो ये मैंने ए मान लिया। जी आई अपॉन में एन आई, तो ये जी आई अपॉन में एन आई इज इक्वल टू, ये क्या बचा आपका ए ई की पावर ई आई अपॉन में क्या हो जाएगा के टी, क्या हो जाएगा ई आई अपॉन में के टी, और अपॉन में जब 1 उधर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा प्लस। तो आपको निकालना क्या है, एन आई निकालना है, तो एन आई यदि इधर जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास जी आई और ए ई की पावर ई आई अपॉन में के टी प्लस का 1। तो ये आपका क्या आ जाएगा, जो फर्मी-डिराक स्टैटिक्स का फॉर्मूला आया था वो आ जाएगा। तो जी आई अपॉन में ए ई आई अपॉन में के टी, आप जानते हो कि बीटा क्या होता है 1 अपॉन में के टी होता है, क्या होता है बीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन में के टी होता है। तो देखो बोस-आइंस्टीन जो स्टैटिक्स आई थी और जो फर्मी-डिराक स्टैटिक्स आई है, इसको दोनों को कंपेयर कराओ, आंसर में से क्या चेंज है, आंसर में केवल ये चेंज है, वहाँ पर ये 1 क्या आया था माइनस का आया था, यहाँ पर ये 1 क्या आया है प्लस का आया है, बाकी सेम टू सेम है ये। तो फर्मी-डिराक स्टैटिक्स और बोस-आइंस्टीन में क्या क्या डिफरेंस आया, केवल फॉर्मूले का आया। यदि एन आई का फॉर्मूला लिखना हो तो ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि फर्मी-डिराक स्टैटिक्स की एन आई क्या होता है या बोस-आइंस्टीन का एन आई क्या होता है। तो सिंपल सा है, यदि फर्मी-डिराक की बात करता है तो वो +1 की बात करता है और यहाँ +1 आता है, यदि बोस-आइंस्टीन की बात करता है तो वो क्या आता है -1 आता है, ठीक है। तो एक बार इतना लिखिए, ये आपकी यहाँ पे फर्मी-डिराक स्टैटिक्स क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट इसके रिलेटेड कुछ एक आधा क्वेश्चन करेंगे कि फर्मी-डिराक स्टैटिक्स और बोस-आइंस्टीन रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे, फिर अपन इसको आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना लिखिए, फिर अपन इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं। लिख लीजिए इसको जो बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो इसी तरह से ये आपकी स्टैटिक्स पूरी हो गई और एग्जाम में हो सकता है पॉसिबिलिटी है इसकी आने की कि स्टैटिक्स आ जाए कोई भी एग्जाम में, एक चाहे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन आए या फर्मी-डिराक आए या बोस-आइंस्टीन आए। देखो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन क्लासिकल में है और फर्मी-डिराक किस में है, यूनिट नंबर 3 में है फर्मी-डिराक और बोस-आइंस्टीन।
लिखिए इसको। लिख दिया। चले आगे, चलते आगे तो अपन एक न्यूमेरिकल करते हैं इसका। क्या करते हैं? न्यूमेरिकल करते हैं। तो ये आपकी क्या हो गई? दोनों स्टैटिक्स हो गई। क्या हो गई? दोनों स्टैटिक्स हो गई। अब इसका कोई यदि आपको न्यूमेरिकल आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है उसकी बात करते हैं। तो देखो क्वेश्चन लिखते हैं अपन। क्वेश्चन लिख लो, पहले मैं जो बोलता हूँ वो लिख लो। क्वेश्चन लिखिए न्यूमेरिकल। 3 कणों को 4 ऊर्जा स्तर, 3 कणों को 4 ऊर्जा स्तर ए, बी, सी और डी, 3 कणों को 4 ऊर्जा स्तर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल डी में वितरित किया गया है। 3 कणों को 4 ऊर्जा स्तर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल डी में वितरित किया गया है। इन कणों के विभाजन के तरीकों की गणना कीजिए। इन कणों के विभाजन के तरीकों की गणना कीजिए जब कण फर्मियन हो तथा बोसॉन हो। जब कण फर्मियन हो तथा बोसॉन हो। जब कण फर्मियन हो तथा बोसॉन हो। तो देखो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये कह रहा है पार्टिकल कितने हैं आपके पास। देखो कितने पार्टिकल की बात कर रहा है? 3 कणों को 4 ऊर्जा स्तर में बांट रहा है, यानी कण की संख्या कितनी है आपके पास। यदि मैं इसकी बात करूं न्यूमेरिकल की तो समझो एक बार इसको। कण की संख्या कितनी है आपके पास? कितनी है बताओ? 3 या 4? 3। कितनी है? 3। कक्षक की संख्या कितनी है? 4 कक्षकों में बात कर रहा है। कक्षक की संख्या कितनी है आपकी? 4। कितनी है? 4। और निकालना क्या है? कणों के विभाजन कितने होंगे वो निकालना है। यानी एक तरह से कह सकते हो कि ऊष्मागतिक प्रायिकता आपको निकालनी है। तो कैसे निकालोगे? और दोनों के लिए निकालना है। एक बार निकालना है फर्मियन के लिए, एक बार निकालना है फर्मियन के लिए, और दूसरी बार क्या निकालना है? बोसॉन के लिए। दूसरी क्या निकालना है आपका? बोसॉन के लिए। तो देखो सबसे पहले तो बात करते हैं अपन इसको Ni और Gi की फॉर्म में बांट लेते हैं। एक की स्टेट की बात कर रहा है, यानी एक के लिए बात कर रहा है। तो देखो ये जो संख्या है वो किसकी हो जाएगी? आपकी Ni की, क्योंकि ये क्या है? कण की संख्या है। कक्षक की संख्या यानी ये कितना हो जाएगा आपका? Gi। तो कितना हो जाएगा? Gi। फॉर्मूला आप जानते हो Wi का क्या होता है? Gi का फैक्टोरियल। बताओ Gi माइनस का Ni और अपॉन में क्या है? Ni। यही बताओ, यही फॉर्मूला है क्या? चेक कर लो कि यही फॉर्मूला अपन ने लिखा है क्या? बताओ यही लिखा है या नहीं लिखा? यही लिखा है। यदि इसके लिए बात करो तो ये क्या हो जाएगा? Wi इज इक्वल टू Gi प्लस Ni माइनस का 1 फैक्टोरियल अपॉन में क्या था? Gi माइनस का 1 फैक्टोरियल और अपॉन में क्या था? Ni। बताओ यही फॉर्मूला था। यानी फर्मियन और बोसॉन के लिए, दोनों के लिए मैं यदि अलग अलग निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा आपका? ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा Gi प्लस Ni। तो देखो इस फॉर्मूले में अब क्या निकालना है अपन को? WW निकालना है, यानी विभाजन के तरीके निकालने, यानी कितने तरीके इसके हो सकते हैं। तो देखो इसमें सबसे पहले Wi की बात करते हैं। तो Wi कितना? Gi कितना है? Gi कितना है? 4 फैक्टोरियल। यहाँ भी क्या होएगा आपका? 4 फैक्टोरियल अपॉन में Gi। तो Gi कितना है? 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल। Ni कितना है आपके पास? Ni है आपके पास कितना? 3 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल ओपन होगा तो ये आएगा 3। 4 माइनस 3 का 1, तो ये क्या आ जाएगा? 3 इंटू 2। तो टोटल आंसर कितना? 4। तो Wi इज इक्वल टू कितना? 4। यदि उन पार्टिकल को आप क्या मानते हो? 4 मानते हो, तो बढ़ने के तरीके कितने हो जाएंगे? 4 तरीके होंगे। कितने तरीके होंगे? 4 तरीके होंगे। यदि बोसॉन कण के लिए मानते हो तो देखो बोसॉन कण के लिए बात करते हैं। Wi
जी आई कितना है, जी आई देखो कितना है 4, प्लस एन आई कितना है 3, माइनस का क्या हो जाएगा 1 अपॉन में फैक्टोरल। जी आई कितना है आपका 4 माइनस का 1 तो फैक्टोरल, और एन आई कितना है आपका 3 फैक्टोरल। सॉल्व करो, 4 और 3 7, 7 में से क्या तो 6 फैक्टोरल, तो 6 को ओपन करेंगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इस तरीके से ओपन होगा। अपॉन में 4 माइनस 1 यानी 3, यानी 3 इंटू 2, और ये भी क्या आएगा आपका 3 इंटू 2। तो देखो जो कट रहा है वो काट दो, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, और 3 दूनी 6 से 3 दूनी 6 कट जाएगा, यानी टोटल कितना आएगा 20। टोटल कितना आएगा 20। यानी आपके पास यदि बोजॉन आ जाए तब तो पार्टिकल को बनने के तरीके कितने हो जाएंगे 20। यानी ये मैंने बोला, यही तो बोला था कि थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं, उष्मागतिक प्रायिकता क्या होती है, जो पार्टिकल के बनने की कितने तरीके से पार्टिकल अपन बढ़ सकते हैं एक तरह से, वो इसको क्या होती है उष्मागतिक प्रायिकता होती है। तो देखो जब फर्मियन मानती है तब तो 4 तरीके आएंगे इसके, जब यदि पार्टिकल को क्या माने बोजॉन माने तो कितने 20 तरीके आएंगे। कितने आएंगे 20 तरीके। तो इस फर्मियन के लिए 4 और बोजॉन के लिए कितने 20। तो इसको नोट डाउन कीजिए, इस रिलेटेड आपका कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन में आपको याद क्या रखना है, याद आपको केवल ये रखना है, एक तो ये वाला फॉर्मूला कौन सा जो फर्मियन के लिए मान्य था, और एक ये वाला फॉर्मूला। यदि ये फॉर्मूला आपको दोनों याद है तो आप आराम से इसको निकाल सकते हो। तो फॉर्मूले याद है तो आप क्या कर सकते हो, इसको निकाल सकते हो कि फर्मियन के लिए ये होगा और बोसॉन के लिए क्या होगा, ये होगा। लिख लीजिए इसे। तो इस तरीके से आप कोई सा भी क्वेश्चन निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा, उसका आधा क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, आधा आपको करना है। इसको लिखिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ता हूं। तो इस टाइप से कोई सा भी क्वेश्चन है, आप कोई सा भी न्यूमेरिकल आ जाए आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आपको केवल याद क्या रखना है, बोस-आइंस्टीन और फर्मी-डिराक का फॉर्मूला है दोनों, वो याद रखने हैं। यदि वो याद है तो आप आराम से इसको निकाल सकते हो। चले आगे। यानी मैं 4 पार्टिकल को कितने 3 पार्टिकल को 4 कक्षक में फर्मियन होने पर 4 तरीके से बढ़ सकूंगा और बोजॉन होने पर 20 तरीके से बढ़ सकूंगा। रिजल्ट आपको फिजिकल मीनिंग समझ में आ गया कि 4 पार्टिकल कितने 3, कक्षक कितने 4, यानी 3 पार्टिकल को मैं 4 तरीके से बढ़ना चाहूँगा जब फर्मियन है। यदि बोजॉन है तो वो उसको मैं 20 तरीके से बढ़ना चाहूँगा। तो आपका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट लिखिए, यदि आप इसको बढ़ने का तरीका भी देखना हो तो देख लो। मान लो कि आपके पास क्या है 4 स्टेट है, क्या है आपके पास 4 स्टेट है, ठीक है। अब यदि मैं इसमें पार्टिकल बढ़ना चाहूँ तो कैसे 4 पार्टिकल बढ़ने हैं। पार्टिकल कितने आपके पास 3 है, कक्षक कितने 4, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये 4 कक्षक ले लिए। पार्टिकल कितने 3, यानी ए बी सी में क्या मान लो 3 पार्टिकल मान लो। तो देखो पार्टिकल में कैसा आएगा, ए बी सी आ जाएगा, यहाँ खाली रह जाएगा, ए बी सी आ जाएगा, यहाँ खाली रह जाएगा, यहाँ आ जाएगा ए बी और सी, यहाँ खाली रह जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आपका वापस ए बी और सी। यानी ये वाले 4 तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट में ए बी सी भरेंगे, सेकंड में क्या भरेंगे, फर्स्ट वाला खाली रहेगा, बाकी की 3 में ए बी सी, ये खाली रहेगा इसमें भरेंगे, और ये खाली रहेगा इसमें भरेंगे। देखो कोई भी स्टेट सेम नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो इस तरीके से अपन बढ़ सकती है। तो इसमें ही बोजॉन के लिए भरेंगे तो 20 तरीके हो जाएंगे। वैसे तरीका कैसे बढ़ने वो नहीं पूछेगा, वो केवल पूछेगा आपको कितने तरीके हो सकते हैं। कंपटीशन एग्जाम में यदि एमएससी का इंटरेस्ट देते हो तो 100% ये इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चले आगे। तो लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इसको हटा दूं मैं। देखो ऑनलाइन का फ़ायदा इतना है कि जितना आपको ऑफलाइन में नहीं मिल पाता उतना आपको ऑनलाइन में ज़्यादा ही मिलता है। ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है, क्लास में पढ़ाने की एक टाइम लिमिट होती है कि हमको 45 मिनट की क्लास लेनी है तो 45 ही लेनी है। यदि कुछ एक्स्ट्रा करवाना चाहे तो भी हम नहीं करवा सकते, क्योंकि हमारे पास ऊपर कंडीशन भी होती है कि क्या होती है, हमको कोर्स भी करवाना है, तो सब कंडीशन फॉलो नहीं होती। अब यहाँ तो क्या ये सब अपन साथ लेकर चल रहे हैं कि कोर्स भी करवाना ज़रूरी है और टाइम पर भी करवाना है और सब कुछ मटेरियल भी करवाना है,
उसी को लेते हुए अपन हो सकता है कभी क्लास बड़ी ले लेते हैं, कभी छोटी ले लेते हैं। वो डिपेंड करता है कि टॉपिक कितना बड़ा है। टॉपिक यदि बड़ा है तो क्लास बड़ी हो जाएगी, टॉपिक यदि छोटा है तो क्लास छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अपन का ऑनलाइन का ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट है कि आप घर बैठे सब कुछ कर रहे हो, मेरे से इतने दूर होते हुए भी आप सब कुछ कर रहे हो। यदि आप ऑनलाइन कोचिंग जाते हैं तो ऑनलाइन कोचिंग की आपको फीस भी पता है कितनी है, 5000 फीस रहती है, 5 से 6000 की फीस रहती है तीनों पेपर की। प्लस आने जाने का टाइम, जो घर से जाते हो घर से आते हो वो आने जाने का टाइम, प्लस आपका आने जाने का किराया, प्लस आने जाने का आपकी बस की सुविधा, तो सब कुछ नहीं मिल पाता। और यहाँ आपको कुछ भी नहीं चाहिए, केवल एक स्मार्टफोन चाहिए। स्मार्टफोन में अपना ऐप का सब्सक्रिप्शन चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप चलते हैं। तो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी तथा फर्मी-डिराक सांख्यिकी। बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी तथा फर्मी-डिराक सांख्यिकी की ऊष्मागतिक प्रायिकता की गणना करो। बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी तथा फर्मी-डिराक सांख्यिकी की ऊष्मागतिक प्रायिकता की गणना करो। यदि 4 कला बिंदु तथा बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी तथा फर्मी-डिराक सांख्यिकी की ऊष्मागतिक प्रायिकता की गणना करो। यदि 4 कला बिंदु तथा 2 कोष्टिका के लिए 4 कला बिंदु तथा 2 कोष्टिका के लिए 4 अवस्था उपलब्ध है। 4 अवस्था उपलब्ध है। 4 अवस्था उपलब्ध है। 4 अवस्था उपलब्ध है तो किस अवस्था की प्रायिकता अधिकतम होती है? तो किस अवस्था की प्रायिकता अधिकतम होती है? तो किस अवस्था की प्रायिकता अधिकतम होती है? तो देखो इसने 4 अवस्था कौन कौन सी दे रखी है, वो अवस्था लिख देता हूँ मैं। फर्स्ट दे रखी है ni=4। फर्स्ट क्या दे रखा है आपको? ni=4 और nj दे रखा है 0। क्या दे रखा है? ni=4 nj। फिर दे रखा है 2 2, यानी ni=2 और nj दे रखा है 2। फिर थर्ड में दे रखा है आपको कि ni1 ऑन nj कितना 3। और ऐसे ही फोर्थ दे रखा है आपको कि ni0, क्या दे रखा है? ni0 और nj 4। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी तथा फर्मी-डिराक सांख्यिकी उसकी ऊष्मागतिक प्रायिकता की गणना करो। किसकी बात कर रहा है? ऊष्मागतिक प्रायिकता की गणना की बात कर रहा है। बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी तथा फर्मी-डिराक सांख्यिकी के ऊष्मागतिक प्रायिकता की गणना करो। यदि 4 बिंदु या 4 कला बिंदु तथा 2 कोष्टिका के लिए 4 अवस्था उपलब्ध है। क्या है? यदि 4 कला बिंदु तथा 2 कोष्टिकाओं के लिए 4 अवस्था, यानी ये टोटल 4 अवस्था दे रखी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। ये क्या अवस्था है, यानी स्टेट है। तो किस अवस्था की प्रायिकता अधिकतम होती है? तो किस अवस्था की प्रायिकता अधिकतम होती है? तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, देखो यहाँ पे क्या ध्यान रखना होगा आपको। यहाँ पे सबसे पहले मैं यदि बोस-आइंस्टीन के लिए बात करूँ, किसके लिए बात करूँ? बोस-आइंस्टीन के लिए। अब इसमें आपको दोनों निकालना है, फर्मियन के लिए भी निकालना है और बोसॉन के लिए भी निकालना है। तो सबसे पहले मैं किसकी बात करता हूँ, तो आप ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान होगा, GI प्लस का ni माइनस का 1 क्या था? फैक्टोरियल अपॉन में क्या था आपके पास? GI माइनस का 1, ये ब्रैकेट आ गया फैक्टोरियल और क्या हो जाएगा आपका? ni हो जाएगा। ध्यान है आपको। अब देखो यहाँ पे क्या है, i और j 2 की वैल्यू दे रखी है। इसका मतलब यहाँ पे क्या लग रहा है आपका? पाई, यानी जितनी अवस्था है 2 है तो 2 बार आएगी, 3 है तो 3 बार आएगी। पाई का मतलब सिग्मा। तो ये फॉर्मूला कैसे आएगा आपका? देखो GI प्लस ni माइनस का 1 फैक्टोरियल अपॉन में GI माइनस 1 का फैक्टोरियल और ni फैक्टोरियल प्लस, अब क्या आ जाएगा? GJ प्लस NJ माइनस का 1 अपॉन में क्या आ जाएगा? GJ माइनस का 1 और अपॉन में क्या आ जाएगा? NJ 1। इस तरीके से आएगा। अब देखो यहाँ पे वैल्यू भी आपको ध्यान रखनी है कि GI कितना होगा, ni कितना होगा, GI कितना होगा और ni कितना होगा। ये 2 तरीके थे, अपन ने एक में i रख दिया, एक में j रख दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, i और j अलग अलग दे रहा है तो उसकी बात करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे
अब देखो क्या कह रहा है, अब आप ध्यान दो कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, एन आई तो दे रखा है अपन को, एन आई दे रखा है, एन जे दे रखा है, एन आई दे रखा है, एन जे दे रखा है, यानी सभी में एन आई एन जे तो दे रखे हैं, मतलब एन आई और एन जे की वैल्यू की प्रॉब्लम नहीं है अपनी। वैल्यू किसकी चाहिए अपन को, जी आई की, तो जी आई कितनी है यहाँ पे बताओ, कितनी स्टेट दे रखी, क्वेश्चन में बोला है क्या, क्वेश्चन में बोला है कि बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी तथा फर्मी-डिराक सांख्यिकी की ऊष्मागतिक प्रायिकता की गणना करो यदि 4 कला बिंदु तथा 2 कोष्टिकाओं के लिए 4 अवस्था उपलब्ध है। उसने पहले से ही क्वेश्चन में बोल दिया कितनी अवस्था है, टोटल कितनी स्टेट है आपके पास, 4 अवस्था है। इसका मतलब ये जी है वो कितना है आपका 4 है, कितना है आपका 4 है। तो इस तरीके से आपको देखो सबकी वैल्यू मिल गई, तो मैं एक एक करके वैल्यू निकालता हूँ। सबसे पहले क्या करूँगा मैं, सबसे पहले मैं वैल्यू लूँगा किसकी, ये फर्स्ट वाले की, यानी एन आई इज इक्वल टू कितना 4, एन जे इज इक्वल टू कितना 0। तो देखो ये कितना आ जाएगा, एक एक वैल्यू निकालता हूँ। तो ये जी आई कितना 4, एन आई 4 माइनस का 1 फैक्टोरियल अपॉन में क्या आ जाएगा, जी आई कितना है आप 4 माइनस 1, तो सीधा सा 3 फैक्टोरियल कर दो, और एन कितना है आपका, एन आई कितना है 4 फैक्टोरियल, प्लस ये क्या आ जाएगा 4 प्लस का 0 माइनस का 1 फैक्टोरियल अपॉन में जी आई जी जे है। तो देखो यहाँ पे देखो कक्षक की संख्या कभी भी चेंज नहीं होगी, यहाँ भी 4 ही रहेगा, क्योंकि जी आई लो चाहे जी जे लो, कक्षक तो 4 ही है आपके पास, स्टेट तो क्या है 4 ही है। तो यहाँ भी क्या आएगा 3 फैक्टोरियल, और जे की जगह क्या आ जाएगा 0 फैक्टोरियल। जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, देखो 4 और 4 8, 8 में से 7 गया तो 7 फैक्टोरियल अपॉन में कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, प्लस यहाँ पे कितना 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल, और अपॉन में क्या 3 फैक्टोरियल, 3 से 3 तो कट जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, अपॉन में क्या आएगा 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। तो जो जो कट रहा है वो काट दो, ये 4 3 से 4 3 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, यानी ये कितना आएगा आपका 35 आएगा। यानी जो आपका W1 आया वो कितना आया आपका 35 आया, कितना आया 35 आया। इसी तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, सेम ये वाला केस लेना है, और उससे क्या निकालोगे आप W2 निकालोगे, क्या निकालोगे W2, जो ये प्रोसेस किया इससे ही आपको क्या निकालना है W2 निकालना है। सेम W3 निकालोगे तो सेम W3 निकालना है, सेम W4 निकालना है। तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो क्या निकालनी आपको निकालनी है। तो मैं वैल्यू बता देता हूँ कितनी कितनी आ रही है, 100 80 और 35, लगभग इतनी वैल्यू आ रही है 100 80 और 35, ठीक है। ये तो किसके आ रहा है, कैसे आ रहा है, बोस-आइंस्टीन के लिए एक मैंने निकाल दी, दूसरी ये तीनों आपको निकालनी है। क्या करना है, दूसरी बार में क्या करोगे, वही जी तो कितना रहेगा हमेशा 4, वैल्यू क्या चेंज होगी, एन आई 2 हो गया, एन जे 2 हो गया, तो एन आई और एन जे की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी जगह चेंज हो जाएगी, और जो कैलकुलेशन आएगी वो अलग आएगी। तो बोस-आइंस्टीन के लिए आप देख सकते हो कि ऊष्मागतिक प्रायिकता किसकी सबसे ज़्यादा है, किसकी सबसे ज़्यादा है W2 की, और W2 कौन सा था आपके पास, एन आई इज इक्वल टू 2 और एन जे इज इक्वल टू 2, यानी इसकी प्रायिकता क्या होगी सबसे ज़्यादा होगी। अब बात करते हैं किसकी, अपन देखते हैं फर्मियोन की, किसकी बात करते हैं फर्मियोन की। अब देखो फर्मियोन कण के लिए भी फॉर्मूला आपको पता है क्या, W इज इक्वल टू पाई जी आई फैक्टोरियल जी आई माइनस का एन आई, और यहाँ पे क्या है एन आई, ठीक है। इसमें भी आप निकालोगे तो वही 2 स्टेट बनेगी। तो देखो जी आई फैक्टोरियल अपॉन में जी आई माइनस का एन आई फैक्टोरियल एन आई, ये हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा आपके पास जी जे फैक्टोरियल अपॉन में जी आई माइनस का एन आई, और ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये जे हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा एन जे। तो देखो इसमें भी वैल्यू क्या रखोगे, यदि अब इसमें कौन सा केस निकालो बताओ, ये निकालो या ये निकालो, कोई सा भी निकाल दो, फर्स्ट ये निकाल लेते हैं इसमें भी। तो फर्स्ट क्या है आपका एन आई इज इक्वल टू 4 और एन जे इज इक्वल टू 0। जी कितना है 4 है, आपको ध्यान है, जी कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो गया 0 फैक्टोरियल, और ये कितना है आपका एन आई है, सॉरी एन आई है तो 4 फैक्टोरियल, ठीक है। प्लस का ये क्या हो जाएगा जी जे, तो जी जे कितना है आपके पास वही 4 फैक्टोरियल अपॉन में जी आई माइनस का एन आई, तो 4 माइनस 4 तो 0, और एन जे कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा, ये से ये कटेगा तो 4 से 4 कटेगा तो क्या बचेगा 1, और यहाँ पे भी क्या बचेगा 1, तो 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 3 12, 12 और 24, यानी टोटल कितना आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा। ये क्या आएगा आपका W1 आएगा, क्या आएगा आपका W1। तो इस तरीके से आप फर्मियोन की भी निकाल सकते हो, कितनी आएगा आपके पास, लगभग कुछ मिस्टेक किए क्या अपन, कुछ मिस्टेक थोड़ी की नहीं है, 4 आ गया जी आई माइनस एन आई, तो जी आई कितना 4 माइनस का 4 0,
और एन आई कितना 4, तो 4 से 4 कट के क्या देगा 1, ये G4 और Gi4 माइनस का 0, ओहो मिस्टेक की है, मिस्टेक ये की है कि देखो यहाँ पे क्या है Gi माइनस एन आई, तो G4 माइनस एन जे 0, 4 माइनस 0 कितना होगा 4 फैक्टोरियल होगा, तो ये भी आपको कितना देगा लगभग कितना देगा 1 ही देगा, यानी 4 से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा तो ये से ये कटेगा तो क्या देगा 1, तो इसी तरह से आपकी स्टेट कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। इसी प्रकार मैं यदि दूसरे की निकालता हूँ, देखो एक दूसरी भी निकाल लेता हूँ यदि कन्फ्यूजन हो तो। अब क्या है आपके पास Ni2 Nj2, ठीक है, फॉर्मूला क्या है आपका W2 इज इक्वल टू Gi, तो Gi कितना 4 फैक्टोरियल, Gi माइनस एन आई, तो Gi माइनस एन आई कितना है 2, तो 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल, एन आई कितना 2 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, J भी कितना है 2 फैक्टोरियल, यानी ये तो सेम ही आएगा आपके पास, कोई भी डिफरेंट नहीं आएगा, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 और 2 इंटू 2, ठीक है, प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 और 2 इंटू 2, 2 से 2 4, 2 से 2 4, 6 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना 12, तो आपका क्या आ जाएगा ये W2 कितना आ जाएगा आपका टोटल कितना आ जाएगा 12 आएगा। मल्टीप्लाई कोई मिस्टेक सही किया है, 4 इंटू कितना आ जाएगा 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 2 इंटू 2 कितना 4 से 4 कट जाएगा, वैसे ही 2 इसको 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2 इंटू 1 4 3 2 4 3 2 कट के कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, W3 भी निकाल सकते हो, W4 भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से निकाल सकते हो, चाहे कोई सा भी न्यूमेरिकल आ जाए, चाहे फर्मियन के लिए आए चाहे बोजॉन कण के लिए आए, तो आप इसका न्यूमेरिकल आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो, उष्मागतिक प्रायिकता की गणना कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसको आप नोट डाउन करना हो तो कर लीजिए। एक मिनट भाई वेट करना। एक बार ये छोटी सी मिस्टेक हुई है अपने से, थोड़ा सा ध्यान देना एक बार, सभी का ध्यान इधर। अपन ने जो ये पाई लगाया है, पाई है, पाई का मतलब क्या आ रहा है यहाँ पे, ये सभी स्टेट आएगी, और स्टेट में हमेशा अगर ये अपन ऐसे देखें तो सबका क्या होता है एक संपूर्ण निकाय की बात करता है, इसलिए क्या लगाता है अपन पाई लगाते हैं। बट यहाँ पे क्या आता है, ये प्लस ना आके क्या आता है आपका ये क्रॉस आता है, क्या आता है आपका क्रॉस आता है, क्योंकि प्लस तो क्या होता है एक मैथमेटिकल टर्म में आता है, स्टैटिक्स में आपका क्या आता है क्रॉस आता है। ये चीज़ एक माइंड से निकल गई थी, तो बाई चांस आप ध्यान देना, अभी पता लगी मुझे कि अपन ने कुछ मिस्टेक की है। तो देखो इसमें अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो आपको कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ तो क्या थी एक सिंगल टर्म ही थी, क्योंकि ये क्या था हो गया था आपके पास कट गया था, तो इससे तो कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा था, तो 7 पंजे 35 वैसे ही बच रहा था। यहाँ तो ये सही था, इसमें देखो इसमें इंटू करोगे तो ये क्या आएगा, कहाँ गई इसकी वैल्यू, 1 इंटू 1 क्या आएगा आपका 1 आएगा, क्योंकि ये क्या है आपका 1 है, ठीक है। तो थोड़ी सी मिस्टेक थी, यदि आपने कहीं डेरिवेशन में भी आपको ध्यान देना, शायद मैंने बोसाइस्टीन स्टैटिक्स यूज ली, वहाँ मैंने शायद आपको प्लस लिखवा दिया था, तो उसको भी आप क्या करना क्रॉस कर देना, क्या करना ये जो मल्टीप्लाई में है ये क्रॉस कर देना,
उस टाइम ध्यान नहीं किया शायद, तो इसके लिए सभी को सॉरी। तो देखो आप क्या करना, ये पाई होता है, तो बहुत स्टैटिक्स में जब हम यूज लेते हैं तो पाई की जगह क्या आता है आपके पास, जो जैसे जैसे स्टेट को अपन करते हैं, एक स्टेट ले ली, दूसरी स्टेट ले ली, तीसरी स्टेट ले ली, तो वो क्या होता है आपका मल्टीप्लाई में होता है। बहुत ही बड़ी चीज़ है, आप नोट डाउन कर लो इसको कि स्टैटिक्स में हमेशा पाई की जगह क्या आता है, एक एक स्टेट का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रोडक्ट होगा तो 1, इसका क्या हो जाएगा आपका जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 36, कितना हो जाएगा आपका 36, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो कैलकुलेशन आएगी वो इस तरीके से आएगी। यहाँ भी ध्यान रखना, जहाँ पर पाई आता है, जहाँ पर ज़्यादा स्टेट आती है तो उसमें क्या करना है, यदि 3 आती है, यहाँ पर कितनी होती, एक और होती, तो यहाँ इंटू ही आता और आगे ये चलती जाती। पहले क्या आता आई के लिए, फिर जे के लिए, हो सकता है आगे के लिए आ जाए, एल के लिए आ जाए, एम के लिए आ जाए। तो इस तरीके से ध्यान रखना। और जहाँ पर अपन पाई लिखते हैं, देखो डेरिवेशन में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा यदि आप करोगे पाई जी आई की इसमें करोगे, यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा। एक तरह से अपन इसको सिग्मा क्यों लिखते हैं, सिग्मा इसलिए लिखते हैं कि ये क्या होता है, सबका एड ही तो होता है, यानी आई का हो गया, जे का हो गया, के का हो गया, एल का हो गया, ठीक है। इसकी वजह से अपन इसको क्या लगाते हैं, इस पाई को किस में कन्वर्ट करते हैं, सिग्मा में। तो आप ऐसे कन्वर्ट मत होना कि सिग्मा मतलब क्या है, सबका ऐड ही है। सिग्मा का मतलब वही होता है, क्या होता है, जो सबको अलग अलग स्टेट की बात करता है और उसको क्या कर रहे हैं अपन, एक सबको मिला के एक सिस्टम की बात करते हैं। यानी एक उप स्टेट होती है, एक उप क्या होते हैं, उप यानी एक छोटे छोटे कक्षक होते हैं, छोटे छोटे स्टेट होती है। या मान लो कि एक बड़ा सिस्टम है, उसको मैंने छोटे छोटे सिस्टम में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो उन सबको क्या करेगा वो, यदि सबको एक साथ कैलकुलेट के लिए करेगा तो वो क्या करेगा, सबका यूज लेगा। और सबका यूज कैसे लेगा, सिग्मा की फॉर्म में सिग्मा लिख कर लेगा। तो इसी तरह सेम वही कंसेप्ट है कि पाई की जगह आप क्या लिखते हो, सिग्मा लिखते हो। बट सिग्मा लिखने पर ये प्लस नहीं होता, ये टर्म ध्यान रखना। सिग्मा लिखने पर ये प्लस नहीं होता, क्या होता है, मल्टीप्लाई रहता है। क्या रहता है, मल्टीप्लाई रहता है। तो यदि डेरिवेशन में कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा, बोस-आइंस्टीन में यदि आपने ये टर्म प्लस में लिखी है, यदि ये ऐसी कोई टर्म थी उसको प्लस में लिखी है पाई की जगह, तो यहाँ पे क्या कर देना, डॉट कर देना प्लस की जगह, बस केवल एक छोटा सा चेंज करना है। और ध्यान रखना ये प्लस नहीं होता, ये क्या होता है, डॉट ही होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तो ये आपकी दोनों स्टैटिक्स हो गई, बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स और फर्मी-डिराक स्टैटिक्स, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।